सर ने मुझे कहा कि तू कोशिश कर रबानी कि तू उस एरा में फील करे खुद को। तो मैंने उसको किया एंड फील किया मैंने उसको अच्छे से। तो आई वॉज इन दी एरा ऑफ वॉल्ट डिज्नी। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैं उस एरा में गई, मैंने उनको मिला, उनसे हैंडशेक किया। इट वाज सच अ वंडरफुल डे। अभी भी उसको सोच के गूज बम्प्स आ जाते हैं। हम लोग आगरा गए तो वहाँ पे ताजमहल जब हम गए तो हमने ताजमहल देखा पूरा अच्छे से, इंग्रेव्ड है डोर पे उर्दू में या अरेबिक में, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने ना मतलब ऐसे दोनों हाथ लगा लिए एंड मतलब हाथ लगाए 5 मिनट और फॉर गुड 5-10 मिनट्स मैंने अपने ईयर्स भी लगा दिए। आपको शोर होता है लोगों की आवाज़ का, लोग फोटोज खींच रहे हैं और उस चीज़ का शोर होता है। बट जो शोर मुझे सुनाई दे रहा था ताजमहल के पास, वो शोर था कि कील ठोकी जा रही है, हाथी आ रहे हैं, नदी बह रही है, पत्थर हैं, लोग काम कर रहे हैं, शाहजहां इज सिटिंग, ही इज गिविंग ऑर्डर्स। इसको भी यही समझाया था कि कब तक आप दूसरों की रील, दूसरों को टीवी में देखोगे। कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देखें और आपके लिए तालियां बजाएं। सारी उम्र आप दूसरों के लिए तालियां मत बजाओ। तो ये बात इसके दिल को छू गई और धीरे धीरे आज ये इस लेवल पे पहुंची है कि पूरे वर्ल्ड में ये अकेली बच्ची है जो तकरीबन दुनिया की सारी भाषा पढ़ सकती है। जो चीज़ मुझे भी एक्चुअली टच करी थी, मेरी बुक में वो लिखी हुई है, मैंने बड़ी बड़ी लिखी हुई है कैपिटल लेटर्स में, बी द वन ऑन द टीवी नॉट सीइंग द टीवी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के दौर में जहां हर युवा, हर बच्चा 24 घंटे मोबाइल की दुनिया में रहता है, वहीं पर आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने स्किल और अपने टैलेंट को अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर ले आए हैं कि आज उसे उसकी वजह से वंडर गर्ल कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रबानी जोली से, जिसे वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है इसके लिए हम आपको अभी इस बच्ची से मिलवाएंगे। और मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये वही बच्ची है जिसके हमने कई एपिसोड किए हैं। ब्लाइंड फोल्ड से लेकर आँखों पर पट्टी बांधकर कलर्स को पहचानना, साउंड्स को पहचानना और किताब, फ्लिप बुक्स अपनी आंखों को बंद करके, पट्टी बांध करके दुनिया की सभी लैंग्वेजेस को पहचानना। और यह वही बच्ची है जो दुनिया की हर लैंग्वेज उनको टच करके बता सकती है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो कई सारे कारनामे इस बच्ची ने किए हैं। चलिए जुड़ते हैं और बात करते हैं रबानी जोली से। रबानी, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी। आपने इस दौरान क्या क्या अपनी स्किल्स में डेवलप किया है? मुझे याद है जो आपने ब्लाइंड फोल्ड के जरिए कलर्स पहचाने, बुक्स के ऊपर टच करके उसको कलर्स देखते थे, करेंसी को पहचान जाते थे और किताब को खाली टच करके पढ़ के बता देते थे। हाँ जी। और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? उसके बाद तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई, बट सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का थैंक्स करना चाहती हूँ दैट वंस अगेन आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं एक नई रीच पे जाके अपने टैलेंट को डिस्कस कर पाऊँ। और जैसा कि आपने पूछा कि डेवलपमेंट कितनी हुई, डेवलपमेंट काफ़ी सारी हुई बट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई बिकॉज मेरी 10th थी तो थोड़ा सा उसको हमने स्लो डाउन किया। बट मैंने टाइम ट्रैवल का एक कोर्स थोड़ा सा उसमें कंटिन्यू किया। आगे मैंने उसमें कंटिन्यू किया कि लैंग्वेज को जस्ट फील करके मैं बता सकती हूँ कि उसके ट्रांसलेशंस क्या हैं। उसमें हमने थोड़ा लेवल अप किया, हम लैंग्वेज पे भी आए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे मैंने इंक्रीज़ करी। नॉट जस्ट दिस बट एजुकेशन के मामले में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ आया अकेडमिक्स के टाइम पे, क्योंकि 10th में तो सभी पढ़ते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर को थोड़ा स्लो डाउन करके। बट मैंने कोशिश की कि मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को साइड बाय साइड थोड़ा सा स्टार्ट रखूँ कि एकदम से मैं गायब ना हो जाऊँ। तो ये टाइम ट्रैवल की जो बात कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताओ कि क्या है टाइम ट्रैवल?
टाइम ट्रैवल एज एन ऐसा नहीं है कि मैं उस एरा में गई या मुझे कोई मशीन मिल गई जैसे हमें साईफाई मूवीज़ में दिखाते हैं, बट ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक स्टेट है एंड आई डोंट नो वो कैसे होता है। इसकी एक बेटर एक्सप्लेनेशन दादू दे पाएंगे कि वो कैसे होता है। बट जब मेरे को मेरे सर ने एक स्टोरी दी थी जो ट्रांसलेटेड थी दूसरी लैंग्वेज में, रशियन में ट्रांसलेटेड थी वो स्टोरी थी वॉल्ट डिज्नी की। तो वॉल्ट डिज्नी में सर ने मुझे स्टोरी दी, तो मैंने वो स्टोरी फील करी। तो सर ने मुझे कहा कि तू कोशिश कर रबानी कि तू उस एरा में फील करे खुद को, और धीरे धीरे मतलब इट टुक मी 2 days उसको मतलब ऐसे अच्छे से करने में, मास्टर तो नहीं और उसको अच्छे से करने में मुझे 2 दिन लगे। तो मैंने उसको किया एंड फील किया मैंने उसको अच्छे से। तो आई वॉज इन दी एरा ऑफ वॉल्ट डिज्नी अराउंड 19 और 1925 और 1950 कुछ ऐसा सा टाइम था जब वॉल्ट डिज्नी वॉज मेकिंग मिनी एंड मिनी का फर्स्ट स्केच। तो मिनी एंड मिकी वर एक्चुअली उनके पेट चूहे जो होते हैं, मतलब पेट चूहे थे वो उनके, जिनको उन्होंने इमेजिन किया था कि अगर वो हमारी तरह ज़िंदगी जीते तो वो कैसी दिखती। एंड नाउ इट्स बिन 100 years ऑफ डिज्नी और आई हैव बिन द बिगेस्ट डिज्नी फैन एवर सिंस। और मतलब वॉल्ट डिज्नी से मिलना इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो उनके स्टूडियो था, उनका एक रूम था जहाँ पे उनकी काफ़ी सारी ड्राइंग्स थी मिकी और मिनी की। तो मैं उनके स्टूडियो में गई, मैंने उनसे मिली। You visited, आपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से मिला? जी, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैं उस एरा में गई, मैंने उनको मिला, उनसे हैंडशेक किया। इट वाज सच अ वंडरफुल डे। अभी भी उसको सोच के गूज बम्प्स आ जाते हैं। एक और आपने हमसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि ताजमहल का किस्सा हो, ताजमहल का किस्सा क्या। मैं यहाँ पर वही बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये बच्ची जो अभी बात कर रहे थे हम, कि जो टाइम ट्रैवल की बात कर रहे थे, ये बच्ची अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए उस इरा में गई, डिज्नी वर्ल्ड्स में गई, वहाँ पे स्टूडियो में गई, सारा कुछ उसने फील किया। और रबानी जो वो ताजमहल वाला क्या किस्सा है? वो ताजमहल वाली जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम मेरी 9th ख़त्म हुई थी और 10th शुरू होने में भी थोड़ा टाइम था। तो माय फैमिली डिसाइडेड कि हम लोग आगरा घूम के आते हैं। तो हम लोग जब आगरा गए तो वहाँ पे तो ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सब ताजमहल ही देखने जाते हैं आगरा। तो जब हम लोग आगरा गए तो वहाँ पे ताजमहल जब हम गए तो हमने ताजमहल देखा पूरा अच्छे से, हम अंदर भी गए। लेकिन उसके बाद फिर ना आई हैड दिस थॉट कि ताजमहल को एक बार ही फील करके देखेंगी कि अगर वो टाइम ट्रैवल वाली चीज़ होती है। तो मेरे मम्मा पापा और रूहानी जो है मेरी यंगर सिस्टर, वो गाइड से बात कर रहे थे, गाइड उनको स्टोरी बता रहा था। तो मैं गई ताजमहल में ना, ऐसे कुछ इनग्रेव्ड है डोर पे, उर्दू में या अरेबिक में, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने ना मतलब ऐसे दोनों हाथ लगा लिए एंड मतलब हाथ लगाए 5 मिनट और फॉर गुड 5-10 मिनट्स मैंने अपने ईयर्स भी लगा दिए। तो वहाँ पे पापा आज़मी तो क्या करे, मैं कहा पापा मेरे को 5-10 मिनट दो, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो पापा somehow had this instinct कि उनको पता चल गया था कि रबानी कर क्या रही है। तो मतलब फिर पापा ने कहा कि उन्होंने गाइड को भी बुला लिया। तो फिर वहाँ पे ताजमहल के बाहर एकदम शांति होती है क्योंकि वो किसी की रेस्टिंग पीस है। तो मतलब एकदम शांति होती है वहाँ, जब आप अंदर भी जाओ और जब आप बाहर भी हो। लेकिन ताजमहल से थोड़ा दूर शोर होता है और वो शोर ना एकदम ऐसे साइलेंस कर दिया जाता है। तो आई वॉज लिसनिंग टू इट, बट वहाँ पे आपको शोर होता है लोगों की आवाज़ का, लोग फोटोज़ खींच रहे हैं और उस चीज़ का शोर होता है। बट जो शोर मुझे सुनाई दे रहा था ताजमहल के पास, वो शोर था कि कील ठोकी जा रही है, हाथी आ रहे हैं, नदी बह रही है, पत्थर हैं, लोग काम कर रहे हैं, शाहजहां इज सिटिंग, ही इज गिविंग ऑर्डर्स। तो वो एक बहुत ही अलग सा शोर था। तो उस टाइम पे फिर मैंने पापा मम्मा को बताया कि मम्मा पापा ऐसी चीज़ आई है, अब बताओ इसका क्या, इससे क्या स्टोरी बनती है। तो फिर उन्हें बताया कि ये वही चीज़ है जो सर ने तुझे अभी थोड़ा टाइम पहले कराई थी। टाइम ट्रैवल के माध्यम से आप जब ताजमहल को बनाया जा रहा था आप उस दौर में पहुंच गए? हाँ जी, मैं उस एरा में पहुंच गई थी और वो भी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो जब उससे पहले ना मैं जब जाने से पहले मैं ताजमहल पे देख रही थी कि ताजमहल, कि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। यूजुअल लोगों का हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, बट हिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं हिस्ट्री उसकी ढूंढ रही थी सारी कि ताजमहल कब बना, किसने बनाया, वो सारा मैं रिसर्च कर रही थी उस पर।
तो तब वो चीज़ से मैं थोड़ा लिंक कर पाई एंड देन मेरे मन में था कि ताजमहल जाऊंगी तो ये मैं करूंगी, तो वहाँ जाके मैंने किया तो बहुत मज़ा आया ये चीज़ करके। रबानी, वो जो उस दौरान का जो अपना टाइम ट्रैवल करके जो फील किया, जो सारे विजुअल्स आए थे वो कलर थे या ब्लैक एंड वाइट थे? ऐसे जो यूजुअली मेरे को विजुअल्स आते हैं इस एरा के 24 वाले एरा के, ये सारे कलर्ड होते हैं क्योंकि मैंने हमेशा कलर्ड चीज़ें देखी हैं। बट जो वो तब के विजुअल्स थे, एक तो वो ब्लड थे बहुत, मतलब उनको समझने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। एंड देन उसके बाद वो ना ऐसे ग्रेश से थे, ना ब्लैक एंड वाइट थे ना कलर थे, बहुत अजीब सा था। बट ताजमहल वॉज लुकिंग वाइट डिफरेंटली, मतलब आपको पता चल जाता था कि ताजमहल का कलर वाइट है। रबानी, आज के दौर में जहाँ 15 साल में बच्चे अच्छी तरीके से खाना पीना और समझ नहीं पाते, और आपने इतना कुछ कर लिया, ये कैसे हुआ? कौन था आपके इस पूरी ट्रैवल के पीछे, यहाँ तक लाने के पीछे? हमें उनके बारे में बताइए। मेरे दादू, मेरे रोल मॉडल, माय दादू, ही वॉज द ओनली एंड सोल रीज़न जहाँ मैं ये पहुँची, एंड माय फैमिली, माय पेरेंट्स, यही आर दीज 4 people आर दी सोल रीज़न जो मैं इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ। दादू ने जब कोविड शुरू हुआ था तो मुझे इस कोर्स के बारे में बताया था, बिकॉज ही ऑलरेडी डील्स विद माइंड एंड ही इज अ ग्राफोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया कि रबानी एक ना ये कोर्स है, वांट यू टू ट्राई दिस। तो मैं कहा ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि दादू जैसे ही हूँ, हर चीज़ नई देखने में बहुत मज़ा आता है। तो हमने कहा ठीक है कर लेंगे। तो फर्स्ट 2 सेशंस तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इनिशियली तो मैंने इसको एज अ हॉबी शुरू किया था कि साइड बाय साइड करेंगे, एंड अकेडमिक्स के लिए मैंने सोचा था जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि तब मैं छोटी थी, तब मैंने अभी 6th करी थी अभी अपनी, तब दादू ने कहा कि ये करके देख। तो जब मैंने ये शुरू किया तो दादू, मतलब मैंने फर्स्ट 2 सेशंस लिए, बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया और मज़ा आने लगा, एंड नाउ फाइनली आई एम टेकिंग दिस एज अ प्रोफेशन। हाँ, तो यानी कि जैसा कि अभी रबानी ने बताया कि सारी इस रबानी के पीछे जितनी मेहनत हुई है, जितना फोर्स लगाई गई है, जितनी वर्क फोर्स लगी है, वो रबानी के दादू यानी कि जॉली अंकल जी की है। जॉली साहब, कितनी खुशी महसूस होती है जब हमारे बच्चे हमसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली ऐसे दौर के अंदर जहां आज का यूथ भटका हुआ सा है। ऐसे में आपने क्या से जादू किया कि रबानी को बिल्कुल ये अलग फील्ड में ले गए? दादू के पास तो जादू की छड़ी है, किसी पे भी चला देते हैं। एक तो पहली चीज़, कोई जादू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी हमें मिलती है वो मेहनत और लगन से मिलती है। किसी भी फील्ड में जब हम मेहनत पूरे जुनून जोश के साथ करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट सामने मिलने शुरू होते हैं। अब हमारा दिमाग जो है वो उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, और भी उसके पीछे 2-3 स्टेजेस और भी हैं। तो रबानी ने भी जो कुछ किया, इसको भी यही समझाया था कि कब तक आप दूसरों की रील, दूसरों को टीवी में देखोगे, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देखें और आपके लिए तालियां बजाएं। सारी उम्र आप दूसरों के लिए तालियां मत बजाओ। तो ये बात इसके दिल को छू गई, और इसने उसी दिन से पूरी लगन से मतलब कि ये शुरू किया, और धीरे धीरे आज ये इस लेवल पे पहुंची है कि पूरे वर्ल्ड में ये अकेली बच्ची है जो तकरीबन दुनिया की सारी भाषा पढ़ सकती है। तो ये पावर सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। एक आम आदमी, चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे वो लेबर का काम करता है, क्लर्क है, या कोई किसी कंपनी का CEO है, या कोई नेताजी है, हर किसी के दिमाग में इतनी पावर है, लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में इन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, जबकि बाहर दूसरे कंट्रीज़ में इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। और अब जैसे मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर अल्फ़ाबेट्स की साइंस है, उसकी 4 साल की पढ़ाई है और उसकी डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। और सिर्फ हैंडराइटिंग के थ्रू हम अपनी पूरी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ को, अपने स्किल को जो है 100% यूज़ कर पाते हैं। आज हमारे देश में मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 95-96% लोग ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते अपने, क्योंकि हर आदमी सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ अनूठा ज़रूर कर सकता है। तो उससे पहले ज़रूरत होती है उस स्किल को पहचानने की। जिस दिन वो स्किल पहचान लेता है तो उस दिन कोई भी रबानी की तरह करिश्मे कर सकता है।
रबानी, क्या मैसेज देने चाहोगे आप अपनी एज के ग्रुप के बच्चों को या आज की यंग जनरेशन को कि क्या करना चाहिए उनको? आई फील जो दादू ने बात बोली ना, कि जो चीज़ मुझे भी एक्चुअली टच करी थी, मेरी बुक में वो लिखी हुई है, मैंने बड़ी बड़ी लिखी हुई है कैपिटल लेटर्स में, बी द वन ऑन द टीवी नॉट सीइंग द टीवी। मैंने लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में एंड आई स्टिल रीड इट। जब मैं अपनी डायरी खोलती हूँ मेरे को वो एक मोटिवेशन देता है। तो आई फील कि यही चीज़ सबकी होनी चाहिए कि कुछ ऐसा करो कि यू आर द वन ऑन टीवी। एंड पर्सनली मैं इतनी अभी केपेबल खुद को नहीं समझती कि मैं दूसरों को एडवाइस दे सकूं, क्योंकि आई एम स्टिल, मैंने खुद अभी 10th ही तो कंप्लीट करी है, इतना कुछ भी नहीं मैंने अचीव किया। सो आई स्टिल फील कि बेस्ट एडवाइस दादू ही देते हैं। सो स्टिल मेरे को लगता है कि हाँ, बट दिस इज द थिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि एवरीवन शुड डू समथिंग जिससे उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट आए कि लोग उनके लिए तालियां बजाएं, वो लोगों के लिए तालियां ना बजाएं। रबानी, नॉर्मली जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं सबकॉन्शियस माइंड वाली, हाँ जी, या कुछ यूनिक टैलेंट वाली बात होती है, तो हर व्यक्ति कह देता है कि ये गॉड गिफ्ट होगा, रबानी के पास गॉड गिफ्ट होगा। तो कितनी बात सच है, गॉड गिफ्ट है या मेहनत करनी पड़ती है? ये ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगती है कि ये ना सिंस बर्थ है, ये गॉड गिफ्ट है। बट हाँ, देयर इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड कि उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया, उनकी मेहर रही मेरे पे बाबा जी की कि मैं इतना कुछ कर पाई, इतना अचीव कर पाई। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। बट हाँ, हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और एक प्रॉपर कोर्स है जो मैंने सीखा है। माय मम्मा एज ए ट्रेनर, आई ब्रेन पावर्स करके कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है जो ये पूरा कोर्स कराती हैं। एंड माय मदर इज़ ए ट्रेनर, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गॉड गिफ्ट है, हर चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, मुझे टाइम लगा है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, नो मैजिक, नो गॉड गिफ्ट, ऑल इज जस्ट साइंस। जॉली अंकल, एक सवाल आपसे भी जी। कि नॉर्मली माना जाता है आज की जो युवा पीढ़ी है हर चीज़ को इजीली एक्सेस करना चाहता है, बजाय इसके कि उसके करने के लिए जो जितना हार्ड वर्क करना चाहिए वो हार्ड वर्क उतना नहीं करता, उसको फ़न के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे यूथ को कि कुछ ना कुछ अलग करने के लिए, रबानी की तरह या रबानी को एक अपना रोल मॉडल बनाने के लिए क्या कहेंगे युवाओं के लिए? ज़िंदगी तो हमारे पास एक ही है, चाहे तो उसे मौज मस्ती में गुजार लें, चाहे सो के गुजार लें या सोना बनाने में गुजार लें। अब अगर हीरे की तरह अनमोल बनना है, अपनी वैल्यू को हीरे की तरह बनाना है, तो हमें हीरे की तरह ज़मीन के नीचे हर तरह का प्रेशर, अंधेरा, हर तरह का दुख तकलीफ़ वो झेलनी पड़ेगी। तभी जो हीरा जितना ज़्यादा प्रेशर झेलता है, जितने लंबे अरसे तक उस ज़मीन में अंधकार में रहता है, उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आपने भीड़ से अलग अपनी वैल्यू बनानी है, कुछ शख्सियत बनाना चाहते हो, शख्स तो हज़ारों लाखों रोज़ आते हैं चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं कौन आया, कितने आए और कितने चले गए। लेकिन अगर अपनी शख्सियत बनाना है ताकि ज़माना आपको बरसों तक, सदियों तक याद रखे, तो उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, सूरज की तरह तपना तो पड़ेगा, तभी चमक पाओगे। तो ये था आज का हमारा स्पेशल एपिसोड जिसके अंदर हमने आपको वंडर गर्ल से बनवाया। और ये खास हमारा आज का जो एपिसोड है वो हमारे युवाओं के लिए एक ज़रूर इंस्पायरिंग हो सकता है, वो भी सोचने पर अपने आप को मजबूर कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अपने आप को दुनिया की भीड़ से अलग बनना है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।